17 अक्टूबर 2025 को दोपहर 11:45 बजे सोनीपत जिले के स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छुट्टी की घंटी बजी। बांस के झुरमुट के बीच एक सुनसान कोने में 3 छात्र एक दूसरे के आमने सामने थे। राहुल सिंह और अमित शर्मा दोनों 12वीं कक्षा के छात्र। लंबे चौड़े और स्कूल के दादा के रूप में जाने जाते थे। 11वीं कक्षा के एक छोटे कद के छात्र आरव गुप्ता का रास्ता रोके हुए थे। राहुल के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई फुटबॉल खेलते समय मुझसे टकराने की? आरव ने हकलाते हुए कांपती आवाज में कहा। भैया मैंने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन उसके शब्द पूरे होने से पहले ही राहुल ने गुर्राते हुए कहा, जानबूझकर नहीं किया, तुरंत। राहुल और अमित उस पर टूट पड़े। घूंसे और थप्पड़ों की बरसात होने लगी। आरव की इलेक्ट्रिक साइकिल का हेलमेट छीनकर उस पर बेरहमी से वार किया गया। थप थप की सूखी आवाजें गूंज उठीं। 11वीं का वो लड़का ईंट की दीवार से सट गया था। वो बस अपना सिर बचाने के लिए हाथ ऊपर उठाए हुए था और धीमी आवाज में रहम की भीख मांग रहा था। पास से गुजरते छात्रों की नजरें उन पर पड़ीं, लेकिन वे जल्दी से आगे बढ़ गए। डर ने सबको चुप रहना सिखा दिया था। अत्यधिक घबराहट में आरव ने जल्दी से अपने बैग में हाथ डाला और एक छोटा सा बटन वाला चाकू निकाला, जिसे वो धमकाए जाने पर सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए रखता था। बिना सोचे समझे उसने सहज रूप से अपना हाथ घुमाया। एक चमकीली चीज हवा में लहराई। एक सूखी गटक की आवाज आई। राहुल वहीं जम गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपना हाथ कसकर अपनी गर्दन पर रख लिया, जहां से ताजा लाल खून का फव्वारा फूटा, जिसने उसकी सफेद शर्ट की कॉलर को भिगो दिया और भूरे रास्ते पर धब्बे बना दिए। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया, फिर अचानक घबराई हुई चीखों में बदल गया। अमित जोर से चिल्लाया, हेलमेट फेंका और भाग गया। आसपास के जिज्ञासु छात्र भी घबराकर तितर बितर हो गए। केवल आरव ताजे खून के पोखर के बीच स्तब्ध खड़ा रह गया। उसकी आंखें अविश्वास से घूर रही थीं कि अभी क्या हुआ है। चाकू उसके हाथ से छूटकर एक कमजोर टन की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया, जैसे उस दिन की स्कूल की घंटी का अंत हो। एक शांत दोपहर त्रासदी में बदल गई। एक जान चली गई। एक और बच्चा एक ही पल में छात्र जीवन की दहलीज पार कर एक ऐसे अपराध में शामिल हो गया जिसने पूरे सोनीपत जिले को हिलाकर रख दिया। एक छात्र स्कूल में चाकू क्यों लाया? एक छोटी सी टक्कर ने इतनी भयानक मौत को कैसे अंजाम दिया? राहुल सिंह की गर्दन पर उस घातक चाकू के लगने के कुछ ही मिनटों बाद गांव को जोड़ने वाली वो सुनसान सड़क अचानक कोलाहल से भर गई। छात्रों की चीख पुकार सुनकर पास के कई लोग अपना काम छोड़कर दौड़ पड़े। स्कूल के एक पीटी टीचर और कुछ स्थानीय लोग तेजी से घटनास्थल पर पहुंचे। राहुल तब तक पूरी तरह से जमीन पर गिर चुका था। उसकी गर्दन के घाव से खून बहना बंद नहीं हो रहा था। लोगों ने फटे हुए कपड़ों के टुकड़ों से खून रोकने की कोशिश की, जबकि एक दूसरा व्यक्ति एम्बुलेंस बुलाने के लिए दौड़ पड़ा। 10 मिनट से भी कम समय में एक मोटरसाइकिल राहुल को लेकर तेजी से निकली। पीछे एक व्यक्ति उसका सिर सहारा दिए हुए था और लगातार उसे कृत्रिम सांस दे रहा था। हर गुजरता सेकंड जीवन बचाने की दौड़ थी। राहुल की आंखें कसकर बंद थीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर जाने वाली पूरी सड़क पर हवा की सरसराहट और तेजी से दौड़ती बाइक के इंजन की आवाज गूंज रही थी। हर कोई प्रार्थना कर रहा था कि 12वीं का वो छात्र बच जाए। इस बीच घटनास्थल पर बचे हुए छात्र अभी भी सदमे में थे। कुछ रोने लगे, कुछ ने डर के मारे उल्टी कर दी। छोटा सा बटन वाला चाकू सड़क के बीच में अकेला पड़ा था। उसकी ब्लेड पर अभी भी गहरे लाल खून के धब्बे थे। कुछ मीटर दूर एक टेढ़ा मेढ़ा हेलमेट पड़ा था, जिसके चारों ओर खून की बूंदें दोपहर की धूप में धीरे धीरे सूख रही थीं। आरव गुप्ता अभी भी घास के किनारे बैठा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो भागा नहीं, बस सिर झुकाए दोनों हाथों से अपना चेहरा ढके हुए था। उसके होंठ नीले पड़ गए थे और सांसें तेज चल रही थीं।
जब एक शिक्षक ने आकर उससे पूछा तो आरव कुछ नहीं कह सका, बस धीरे से सिर हिलाकर रोने लगा। 15 मिनट बाद सोनीपत जिला पुलिस को सूचना मिली और वो तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई। स्थानीय पुलिसकर्मियों ने इलाके की घेराबंदी कर दी और छात्रों को वहां से जाने के लिए कहा। जिज्ञासु लोग दूर झुंड में खड़े थे। उनकी आंखों में घबराहट और डर मिला हुआ था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि बच्चों के बीच एक छोटे से झगड़े का इतना गंभीर परिणाम हो सकता है। घटनास्थल को सख्ती से सुरक्षित किया गया। दीवार से सड़क के बीच तक लगभग 2 मीटर लंबा खून का निशान खिंचा हुआ था। जमीन पर आरव का स्कूल बैग अभी भी खुला पड़ा था, जिसके अंदर किताबें, एक पेंसिल बॉक्स और कुछ अधखाए रोटी के टुकड़े बिखरे हुए थे। बाद में गवाहों ने बताया कि वो दृश्य इतना भयानक रूप से शांत था। कोई रोना नहीं, कोई शोर नहीं, बस गुलमोहर के पेड़ों से गुजरती हवा की आवाज थी। और सूखे पत्ते अभी तक न सूखे खून के निशान पर सरसरा रहे थे। सोनीपत जिला जनरल अस्पताल में आपातकालीन ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने मरीज को दिल की धड़कन रुकने और गंभीर रक्तस्राव की स्थिति में भर्ती किया। डॉक्टरों और नर्सों ने समय के साथ दौड़ लगाई, तेजी से तरल पदार्थ चढ़ाए, दिल को दबाया, धमनी को फिर से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन गर्दन का घाव बहुत गहरा था और उसने कैरोटिड धमनी को काट दिया था, जिससे अस्पताल पहुंचने से पहले ही लगभग सारा खून बह चुका था। 40 मिनट से अधिक के प्रयास के बाद घड़ी में 12:30। ड्यूटी पर मौजूद मुख्य डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए और चुपचाप सिर हिलाकर घोषणा की, मरीज राहुल सिंह, पुरुष, 18 वर्ष की मृत्यु हो गई है। आपातकालीन कक्ष में माहौल भारी हो गया। राहुल के साथ आए शिक्षक एक कुर्सी पर गिर पड़े। उनका चेहरा भावहीन था। गलियारे में खबर सुनकर कुछ सहपाठी फूट फूट कर रोने लगे। बुरी खबर तेजी से स्वामी विवेकानंद स्कूल और फिर पूरे सोनीपत जिले में फैल गई। हर कोई स्तब्ध था। 11वीं के एक छात्र ने पीटी की क्लास में हुई एक टक्कर के बाद 12वीं के एक छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी। उसी समय उस ग्रामीण सड़क पर पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए थे और टेप से सील कर दिया था। एक फॉरेंसिक टीम को तैनात किया गया। खून के धब्बे, पैरों के निशान, चाकू की स्थिति, सब कुछ सावधानी पूर्वक फोटो खींचा गया और दर्ज किया गया। तेज दोपहर की धूप में खाकी वर्दी में पुलिस कर्मियों की परछाइयां सड़क पर गहरी पड़ रही थीं। हर हरकत पूरी तरह खामोशी में हो रही थी। जीवन और मृत्यु की दौड़ खत्म हो चुकी थी और हारने वाला एक ऐसा लड़का था जो 18 साल का भी नहीं हुआ था। घटना स्थल पर जो बचा था वो था एक छोटा सा बटन वाला चाकू, एक टूटा हुआ हेलमेट और पूरे स्कूल का अवाक कर देने वाला सदमा। एक सामान्य सी लगने वाली स्कूली दोपहर अब एक आबाह करने वाली खामोशी में बदल गई थी। स्कूल गेट के ठीक बाहर एक छात्र द्वारा अपने सहपाठी की चाकू मारकर हत्या करने का मामला न केवल सोनीपत जिले में बल्कि पूरे हरियाणा में सनसनी बन गया। सूचना जंगल की आग की तरह फैल गई। यह एक विशेष रूप से गंभीर मामला था जिसमें नाबालिग शामिल थे और यह स्कूल के माहौल में हुआ था जिसे सबसे सुरक्षित माना जाता था। उसी दिन दोपहर में हरियाणा पुलिस की अपराध जांच एजेंसी ने एक विशेष जांच दल SIT के गठन का निर्णय लिया, जिसका नेतृत्व सीधे अपराध शाखा के प्रमुख कर्नल विक्रम राठौर कर रहे थे। कर्नल राठौर को इस क्षेत्र में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव था और उन्होंने कई जटिल मामलों को सुलझाया था, लेकिन प्रारंभिक रिपोर्ट सुनकर उन्होंने भी एक गहरी सांस ली। 17-18 साल के बच्चों के बीच एक ऐसा मामला जिसका अंत मौत में हुआ। इसके हर छोटे से छोटे कारण को तुरंत स्पष्ट करने की जरूरत थी। तत्काल आदेश जारी किए गए। जांच टीमों को 3 दिशाओं में बांटा गया। एक टीम मौत का कारण सत्यापित करने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट इकट्ठा करने के लिए सोनीपत जिला जनरल अस्पताल गई। एक टीम भौतिक साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए घटनास्थल पर रही। तीसरी टीम ने सोनीपत जिला पुलिस के साथ मिलकर गवाहों और संबंधित लोगों के बयान लिए। 17 अक्टूबर की रात जब स्कूल के आसपास का रिहायशी इलाका शांत हो चुका था, हमले में शामिल अमित शर्मा को पुलिस मुख्यालय में बुलाया गया। जैसे ही वो पूछताछ कक्ष में दाखिल हुआ, वो घबराया हुआ लग रहा था।
उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आवाज कांप रही थी। जांच अधिकारी ने पूछा, आज दोपहर जो हुआ उसे ठीक ठीक बताओ। अमित ने सिर झुकाया, कुछ देर हिचकिचाया और फिर बोला, जी, आज सुबह पीटी क्लास में आरव के टकराने से राहुल भैया गिर गए थे। राहुल भैया बहुत गुस्से में थे, इसलिए छुट्टी के बाद उन्होंने मुझसे उसे रोककर थोड़ा सबक सिखाने के लिए कहा। हम तो बस उसे डराने के लिए थोड़ा मारना चाहते थे, हमें क्या पता था कि वो चाकू निकालकर हमला कर देगा। वो रुका, उसके हाथ आपस में कसकर बंधे हुए थे और उसके माथे पर पसीना आ गया था। जांच अधिकारी ने सावधानी पूर्वक नोट करते हुए आगे पूछा, इससे पहले राहुल और आरव के बीच कोई और झगड़ा हुआ था? मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन हाल ही में राहुल भैया कहते थे कि आरव उन्हें घूरता है, इज्जत नहीं करता। एक बार उन्होंने उसे पानी लाने के लिए भी कहा था। आरव चुपचाप रहता था, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता था, इसलिए राहुल भैया उससे और चिढ़ने लगे। अमित का बयान काफी हद तक घटनास्थल से मेल खाता था। हालांकि जांच अधिकारी ने महसूस किया कि सिर्फ डराने के लिए मारना का विवरण प्रारंभिक फोरेंसिक रिपोर्ट से मेल नहीं खाता था। आरव के शरीर पर फोरेंसिक डॉक्टर ने कई नए और पुराने चोट के निशान दर्ज किए थे, जो साबित करते थे कि उसे सिर्फ एक बार नहीं पीटा गया था। उसी समय एक और टीम पास के गांव में आरव गुप्ता के घर भेजी गई। छोटा सा घर जिसकी दीवारों का प्लास्टर उखड़ रहा था, दरवाजा कसकर बंद था। जब अधिकारियों ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। कुछ मिनट जोर से पुकारने के बाद दरवाजा थोड़ा खोला और आरव सामने आया। उसने अभी भी वही स्कूल की वर्दी पहन रखी थी जिस पर सूखे खून के धब्बे थे और उसकी आंखें रोने से सूजी हुई थीं। पुलिस को देखकर आरव चुप रहा और फिर धीरे से बोला, मैं जानता था कि आप लोग आएंगे, मैं कहीं नहीं भागूंगा। बिना किसी प्रतिरोध के आरव को चुपचाप पुलिस मुख्यालय ले जाया गया। उसने कुछ नहीं पूछा, कुछ और नहीं कहा। 5 किलोमीटर से अधिक के रास्ते में वो बस सिर झुकाए बैठा रहा। उसके हाथ कसकर बंधे हुए थे। जांच एजेंसी में जब उसे पानी पीने के लिए कहा गया तो आरव ने बस धीरे से सिर हिलाया और कहा, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैंने चाकू चला दिया। उसका प्रारंभिक बयान आसपास के गवाहों के बयानों से मेल खाता था। उसने स्वीकार किया कि चाकू उसी ने पकड़ा था, लेकिन जोर देकर कहा कि यह कार्रवाई केवल पीटे जाने के दौरान आत्मरक्षा में की गई थी। बयान दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरव को आगे की कार्रवाई के लिए हिरासत कक्ष में स्थानांतरित कर दिया गया। गलियारे में कर्नल विक्रम राठौर चुपचाप खड़े होकर आंगन की ओर देख रहे थे, जहां पीली रोशनी खाली मुख्यालय के आंगन पर पड़ रही थी। मामला स्पष्ट लग रहा था। 11वीं का एक छात्र डर और दबाव में आकर अनजाने में 12वीं के एक सहपाठी की मौत का कारण बन गया। लेकिन उस अनुभवी कमांडर के मन में अभी भी कुछ खटक रहा था। उन्होंने प्रभारी जांच अधिकारी से धीरे से कहा, नोट कर लो, कल सुबह मैं इन तीनों छात्रों की पूरी फाइल फिर से देखना चाहता हूं, पीड़ित और अपराधी दोनों की। मुझे उनके रिश्ते के बारे में और जानने की जरूरत है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सब कुछ इतना सीधा है। उस रात मामले की पहली रिपोर्ट पूरी हो गई। बाहर देर रात हो चुकी थी और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। छोटे से कमरे में रिपोर्ट एक संक्षिप्त पंक्ति के साथ समाप्त हुई। संदिग्ध आरव गुप्ता, जन्म 2009, 11वीं कक्षा का छात्र, ने आत्मरक्षा की स्थिति में 12वीं कक्षा के छात्र राहुल सिंह पर चाकू से हमला करने की बात स्वीकार कर ली है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अतीत के बारे में अनकही बातें, इन बच्चों के बीच के रिश्ते के बारे में अभी भी पर्दे के पीछे इंतजार कर रही थीं, जो मामले को एक पूरी तरह से अलग दिशा में ले जाने वाली थीं। 18 अक्टूबर 2025 की सुबह हरियाणा पुलिस की अपराध जांच एजेंसी के पूछताछ कक्ष नंबर 2 में आरव गुप्ता चुपचाप बैठा था। उसके हाथ आपस में गुंथे हुए थे और आंखें लाल थीं। 16 साल का ये किशोर एक रात बिना सोए, ऐसा लग रहा था कि उसने उस कठोर वास्तविकता को स्वीकार कर लिया है जिसका उसे सामना करना पड़ रहा है।
जांच अधिकारी ने एक नरम आवाज में सत्र शुरू किया। शांत रहो, छुट्टी होने से लेकर चाकू तुम्हारे हाथ से गिरने तक जो कुछ भी हुआ सब कुछ बताओ। आरव ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज भर्रा गई। जी, छुट्टी के बाद। जैसे ही मैं स्कूल गेट से बाहर निकला, राहुल भैया और अमित भैया मिले। उन्होंने मुझे रुकने के लिए कहा। फिर राहुल भैया ने पूछा, तुझे सुबह वाली बात याद है? मैंने कहा कि मैंने माफी मांग ली है, लेकिन उन्होंने नहीं सुना और कहा कि मैं शरीफ होने का नाटक कर रहा हूं। फिर उन दोनों ने मुझे पीटना शुरू कर दिया। मुझे धक्का दिया गया, पेट में लात मारी गई और फिर एक हेलमेट मेरे कंधे पर मारा गया। मैं बहुत घबरा गया। मुझे डर था कि वे मुझे और मारेंगे, इसलिए मैंने अपने बैग से चाकू निकाला और बस यूं ही घुमा दिया। मुझे और कुछ दिखाई नहीं दिया। जब मैंने खून बहते देखा तो मैं बहुत डर गया और मैंने उसे तुरंत छोड़ दिया। जांच अधिकारी ने आगे पूछा, वह चाकू तुम अपने साथ क्यों रखते थे? जी, वह चाकू मैं दोपहर के भोजन में लाए फल काटने के लिए इस्तेमाल करता था, किसी को मारने के लिए नहीं। आरव के हर बयान को सावधानीपूर्वक दर्ज किया गया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन सुसंगत थी। उसने गोलमोल जवाब नहीं दिया, न ही विरोध किया। बस बार बार दोहराता रहा कि उसका इरादा किसी को मारने का नहीं था। और जब उसे पीटा जा रहा था तो वो केवल अपनी रक्षा करना चाहता था। जब बयान दर्ज हो गया तो आरव चुप हो गया। उसकी आंखें मेज पर टिकी थीं। उसने धीरे से कहा, जैसे खुद से बात कर रहा हो, मुझे पता है कि राहुल भैया मर गए हैं। मैं ऐसा नहीं चाहता था। उसी समय अमित शर्मा का बयान भी पूरा हो गया। अमित ने पुष्टि की कि पूरी घटना ठीक वैसी ही हुई जैसी आरव ने बताई थी। बस इस बात पर जोर दिया कि उन दोनों ने उसे सबक सिखाने के लिए बस कुछ ही बार मारा था। उन्हें नहीं पता था कि आरव के बैग में चाकू होगा। वो डरा हुआ लग रहा था, बार बार कह रहा था, मुझे नहीं लगा था कि वो सच में चाकू मार देगा। जब सभी पक्षों के बयानों, भौतिक साक्ष्यों और फोरेंसिक रिपोर्ट का मिलान किया गया तो सब कुछ पूरी तरह से मेल खाता हुआ लग रहा था। मामला सुलझता हुआ दिख रहा था। मृतक राहुल सिंह 12वीं कक्षा का छात्र था। मौत का कारण कैरोटिड धमनी कटने से हुआ घाव था। हथियार एक छोटा बटन वाला चाकू घटनास्थल से बरामद किया गया था, जिस पर पीड़ित के डीएनए से मेल खाने वाला खून था। अपराधी आरव गुप्ता 11वीं कक्षा का छात्र ने अपराध स्वीकार कर लिया था। मकसद पीटे जाने का डर और घबराहट में की गई कार्रवाई थी। उसी दिन दोपहर में एसआईटी को भेजी गई प्रारंभिक रिपोर्ट में जांच अधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि मामला आत्मरक्षा की सीमा से अधिक जाकर हत्या करने का है और आधिकारिक जांच और फोरेंसिक रिपोर्ट की प्रतीक्षा करते हुए फाइल पूरी करने का प्रस्ताव रखा। बैठक कक्ष में एसआईटी के सदस्य सभी का मानना था कि मामला बंद किया जा सकता है। एक युवा जांच अधिकारी ने धीरे से कहा, सब कुछ इतना स्पष्ट है, बस लोक अभियोजक की मंजूरी का इंतजार है। वो लड़का भी बहुत पछता रहा होगा, लेकिन कानून तो कानून है। कमरा शांत था, केवल कलम की खड़खड़ाहट और पंखे की एक समान आवाज थी। किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि वे स्पष्ट दिखने वाले मामले के शब्द केवल हिमशैल का सिरा थे, लेकिन उस समय सभी को विश्वास था कि मामला अपने अंत तक पहुंच गया है। 11वीं के एक छात्र ने डर के एक पल में अपने सहपाठी की मौत का कारण बना दिया। गवाह थे, हथियार था, इकबालिया बयान था। सब कुछ तार्किक और उचित था। सोनीपत जिला पुलिस ने आरव गुप्ता के खिलाफ आपराधिक हिरासत का ज्ञापन पूरा किया। उसे नाबालिगों के लिए बने हिरासत कक्ष में ले जाया गया। उस रात आरव ने बहुत कम खाया। वो कमरे के एक कोने में सिमट कर बैठा रहा। उसकी आंखें शून्य में देख रही थीं। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। पानी की बूंदों की छत पर पड़ने की आवाज भारी अंधेरे में घुल रही थी। दूसरी तरफ पीड़ित का परिवार अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था। ताबूत को राहुल के माता पिता के दिल दहला देने वाले रोने के बीच घर लाया गया। आस पड़ोस के लोग छोटी सी गली में जमा हो गए। हर कोई उस लड़के के भाग्य पर शोक मना रहा था, जो 18 साल का होते ही अपना स्नातक प्रमाण पत्र लेने से पहले ही चला गया।
मामला इतना स्पष्ट लग रहा था कि आगे की जांच के लिए कुछ भी नहीं बचा था। एक अचानक हुआ झगड़ा, आत्मरक्षा की एक अत्यधिक कार्रवाई और परिणाम एक दर्दनाक मौत। फाइल लगभग अभियोजन चरण में जाने के लिए तैयार थी। उस समय किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि इस स्पष्टता के पीछे एक और सच्चाई छिपी है, जो सुलग रही थी, गहरी और कहीं अधिक भयावह। लेकिन ये आने वाले दिनों की बात थी। 19 अक्टूबर 2025 की सुबह हरियाणा पुलिस की अपराध जांच एजेंसी के छोटे से बैठक कक्ष में एसआईटी ने स्वामी विवेकानंद स्कूल के गेट के ठीक बाहर छात्र द्वारा सहपाठी की चाकू मारकर हत्या के मामले की प्रगति का जायजा लेने के लिए बैठक की। मेज पर फाइलों का ढेर, बयानों की प्रतियां, घटनास्थल की तस्वीरें, फोरेंसिक रिपोर्ट, घावों के चित्र और गवाहों के बयान थे। सब कुछ एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा कर रहा था, एक स्पष्ट मामला जो जल्दी से बंद हो जाएगा। हालांकि जब हर कोई मान रहा था कि केवल फाइल पूरी करनी बाकी है, कर्नल विक्रम राठौर, अपराध शाखा के प्रमुख और एसआईटी के सीधे प्रभारी, ने अभी तक पुष्टि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। वो चुपचाप बैठे थे, अपनी उंगलियों से मेज पर धीरे धीरे थपथपा रहे थे। उनकी आंखें घटनास्थल की एक तस्वीर पर टिकी थीं, जिसमें धूप में खून का एक लंबा धब्बा साफ दिख रहा था। कमरे में सन्नाटा था। अंत में उन्होंने सिर उठाया। उनकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। सज्जनों, मुझे कुछ चीजों की फिर से समीक्षा करनी है। ये मामला स्पष्ट लग रहा है, लेकिन कुछ विवरण ठीक नहीं है। एक युवा जांच अधिकारी ने आश्चर्यचकित होकर कहा, सर, आरोपी और गवाहों के बयान मेल खाते हैं, घटनास्थल कहानी से मेल खाता है और हथियार आरव का ही है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलती हो सकती है। कर्नल राठौर ने फाइल को देखा, एक एक पन्ना पलटते हुए। मैं जांच की दिशा पर संदेह नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें एक अजीब तरह से पूरी तरह से मेल खा रही हैं। और मेरा अनुभव मुझे बताता है कि एक मामला जितना निखुत लगता है, उसमें उतना ही कुछ अनदेखा होता है। वो रुके, उनकी आवाज और भी धीमी हो गई। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है, 11वीं का एक छोटा, शांत स्वभाव का लड़का हर दिन स्कूल में बटन वाला चाकू क्यों लेकर आता था? पूरा कमरा चुप हो गया। आंखें एक दूसरे से मिलीं। एक अधिकारी ने हिचकिचाते हुए कहा, शायद वो फल काटने के लिए लाता हो, जैसा कि उसने अपने बयान में कहा है। कर्नल राठौर ने धीरे लेकिन तीखे अंदाज में बात काटी, मुझे विश्वास नहीं है, यह एक बटन वाला चाकू है, कोई साधारण फल काटने वाला चाकू नहीं। एक छात्र इस तरह का चाकू स्कूल क्यों लाएगा, बिना पकड़े जाने के डर के? और इससे भी महत्वपूर्ण बात, ऐसी स्थिति में चाकू निकालने की उसकी सहज प्रतिक्रिया क्यों थी? उन्होंने आरव के घावों की तस्वीर को सभी की ओर खिसकाया। मैंने आरव की चोट की रिपोर्ट देखी। उसके शरीर पर कंधे, पीठ और पेट पर कई चोट के निशान हैं, न केवल नए बल्कि पुराने भी। इसका मतलब है कि उसे कई बार पीटा गया है। ये पहली बार नहीं था। कमरे में माहौल भारी होने लगा। हर कोई महसूस कर सकता था कि कमांडर क्या कहना चाह रहे हैं। कर्नल राठौर ने आगे कहा, अमित के बयान में कहा गया है कि उन्होंने उसे डराने के लिए बस कुछ बार मारा, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट झूठ नहीं बोल सकती। अगर ऐसा है, तो पुराने चोट के निशान कहां से आए और आरव ने विरोध क्यों नहीं किया? एक सामान्य व्यक्ति को इस हद तक पीटे जाने पर पहले से ही कोई डर होना चाहिए। वो उठे, धीरे धीरे दीवार पर लगे चार्ट की ओर बढ़े, जहां घटनास्थल पर सभी की स्थिति और गति की दिशा का खाका खींचा गया था। उनकी उंगली ने अपराध के समय आरव की स्थिति को दर्शाने वाले तीर की ओर इशारा किया। क्या आप लोगों ने ध्यान दिया? लड़के को दीवार के कोने में धकेल दिया गया था। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। हमने निष्कर्ष निकाला कि उसने घबराहट की स्थिति में चाकू मारा। मैं सहमत हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि किस चीज ने एक बच्चे को शुरू से ही स्कूल में चाकू लाने के लिए मजबूर किया? क्या यह सिर्फ आत्मरक्षा के लिए था? जैसा कि उसने कहा, तो वो किससे डर रहा था? इस सवाल ने सभी को एक दूसरे की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। चुप्पी लंबी खिंच गई। कर्नल राठौर मेज पर वापस आए। उनकी आवाज धीमी और गहरी हो गई।
मुझे एक एहसास है कि यह सिर्फ एक बार का झगड़ा नहीं है, इसके पीछे कुछ और है। शायद लंबे समय से चला आ रहा कोई विवाद या स्कूल में बदमाशी का मामला, जिसके बारे में स्कूल, दोस्त और परिवार कोई नहीं जानता। हम इस फाइल को तब तक बंद नहीं कर सकते जब तक हम इसे स्पष्ट नहीं कर लेते। एक वरिष्ठ जांच अधिकारी ने धीरे से सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं। आरव की व्यक्तिगत फाइल में मैंने देखा कि उसे एक अच्छा, शांत छात्र माना जाता है, जिसने कभी नियमों का उल्लंघन नहीं किया। लेकिन हाल के कुछ महीनों में उसकी पढ़ाई में गिरावट आई और वो अक्सर अचानक छुट्टी ले लेता था। शायद यह दबाव का संकेत था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। कर्नल राठौर ने छात्र की फाइल पर हाथ रखकर सोचते हुए कहा, दबाव या डर? अगर यह सच है कि उसे धमकाया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था, तो चाकू लाना कोई अचानक की गई कार्रवाई नहीं थी, बल्कि लंबे समय से चले आ रहे डर का परिणाम था। और अगर ऐसा है, तो ये मामला अब केवल आत्मरक्षा की सीमा से अधिक जाने का नहीं है। ये चोट पहुंचाने वाले व्यवहारों की एक श्रृंखला का परिणाम है। वो रुके। उनकी आंखें बयान में लिखे हर शब्द को भेदती हुई लग रही थीं। मैं अनुरोध करता हूं कि एक टीम स्वामी विवेकानंद स्कूल वापस जाए। स्कूल प्रबंधन, कक्षा शिक्षक और आरव की कक्षा के छात्रों से फिर से बात करे, लेकिन इस बार प्रशासनिक तरीके से मत पूछो। बच्चों को बोलने दो। अगर कुछ छिपा हुआ है तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। इस कथन ने बैठक समाप्त कर दी। कमरे में हर कोई चुप था। केवल घड़ी की टिक टिक और फाइलों के पन्नों की हल्की सरसराहट थी। एक मामला जो स्पष्ट लग रहा था, अब एक अलग दिशा में मुड़ने लगा था। एक ऐसी दिशा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो मानवता और सच्चाई से भरी थी। कमांडर के सवाल केवल पेशेवर संदेह नहीं थे। वे एक ऐसे व्यक्ति की अंतरात्मा की आवाज थे जिसने बहुत सारी त्रासदियां देखी थीं, क्योंकि वो समझते थे कि एक चाकू के ब्लेड के पीछे डर, चोट और चुप्पी की एक लंबी कहानी होती है। 20 अक्टूबर 2025 की सुबह कर्नल विक्रम राठौर के निर्देश के अनुसार 3 जांच अधिकारियों की एक विशेष टीम स्वामी विवेकानंद स्कूल वापस लौटी। लक्ष्य संबंधित छात्रों के बीच संबंधों की गहराई से जांच करना था, विशेष रूप से राहुल सिंह, अमित शर्मा और आरव गुप्ता के बीच सुलग रहे विवादों की। हल्की धूप थी। स्कूल का मैदान अभी भी गुलमोहर के पेड़ों की छाया में था। कक्षाओं से पढ़ाने की एक समान आवाज आ रही थी। बाहर से देखने पर यह स्कूल किसी भी अन्य स्कूल की तरह शांत था। कोई नहीं सोच सकता था कि कुछ ही दिन पहले यहां एक ऐसा अपराध हुआ था जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। जांच अधिकारी प्रिंसिपल के कार्यालय में दाखिल हुए। प्रिंसिपल श्री प्रकाश जोशी ने थके हुए चेहरे और गहरी धसी आंखों से उनका स्वागत किया। घटना के बाद से स्कूल को लगातार पुलिस, अभिभावकों और मीडिया से निपटना पड़ रहा था। श्री जोशी ने गहरी सांस लेते हुए धीरे से कहा, आप जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं, मैं पूरा सहयोग करूंगा। लेकिन सच कहूं तो ये घटना स्कूल गेट के बाहर हुई। हम भी हैरान हैं। उन दोनों छात्रों के बीच पहले कभी कोई गंभीर विवाद दर्ज नहीं किया गया। एक जांच अधिकारी ने पूछा, क्या स्कूल को कभी आरव के साथ बदमाशी या जबरन वसूली की कोई शिकायत मिली है? श्री जोशी एक पल के लिए रुके और फिर जवाब दिया, नहीं, आरव गुप्ता एक अच्छा, शांत और अंतर्मुखी छात्र है। जबकि राहुल सिंह ऊर्जावान था और खेल गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करता था। मैंने कभी किसी को बदमाशी के बारे में शिकायत करते नहीं सुना, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी हो तो शायद बच्चों ने बताने की हिम्मत नहीं की। स्कूल प्रबंधन से बात करने के बाद टीम 2 दिशाओं में बंट गई। एक समूह आरव की कक्षा 11A3 के कक्षा शिक्षक से बात करने गया। दूसरा समूह राहुल की कक्षा 12A1 के छात्रों से मिला। कक्षा 11A3 में कक्षा शिक्षिका श्रीमती मीरा देसाई ने दुखी मन से बताया, आरव एक अच्छा छात्र था, पढ़ाई में अच्छा, कम बोलने वाला और कम घुलने मिलने वाला। 11वीं की शुरुआत से मैंने देखा कि वो और भी शांत हो गया था। अक्सर देर से आता था और कभी-कभी अचानक छुट्टी ले लेता था। मैंने उससे पूछा तो उसने बस कहा कि वो थका हुआ है। मैंने उसे दोस्तों के साथ घुलने मिलने की सलाह भी दी थी,
मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। जब उनसे किसी और अजीब संकेत के बारे में पूछा गया तो श्रीमती देसाई ने धीरे धीरे याद किया। एक बार मैंने देखा कि उसकी शर्ट फटी हुई थी। उसने कहा कि वो बाढ़ में फंस गया था। एक और बार उसकी कलाई पर चोट का निशान था। उसने कहा कि वो साइकिल से गिर गया था। लेकिन सच कहूं तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जांच अधिकारियों ने सिर हिलाकर नोट किया। वे जानते थे कि छात्रों से जुड़े मामलों में अधिकांश हिंसा खुलेआम नहीं होती। ये चुप्पी के खालीपन में छिपी होती है, जहां डर बच्चों को सहने का विकल्प चुनने पर मजबूर करता है। उसी दिन दोपहर में टीम ने आरव के कुछ सहपाठियों से गुप्त रूप से मुलाकात की। बैठक कक्ष जैसे गंभीर माहौल के बजाय अधिकारियों ने धीरे धीरे और खुले तौर पर बात करने का तरीका चुना। एक छात्रा ने धीरे से कांपती आवाज में कहा, सच तो ये है कि राहुल भैया का आरव को पीटना पहली बार नहीं था। मैंने कई बार देखा है, लेकिन हम में से किसी ने कहने की हिम्मत नहीं की। एक अन्य छात्र ने आगे कहा, राहुल भैया स्कूल के पीछे पार्किंग में इकट्ठा होते थे। जो भी उनकी बात नहीं मानता था उसे डांटा जाता था। एक बार तो उन्होंने एक दूसरे लड़के को थप्पड़ भी मारा था। आरव को सबसे ज्यादा तंग किया जाता था। हमने देखा है कि राहुल भैया आरव से खाना मंगवाते थे, फोन रिचार्ज करवाते थे और होमवर्क भी करवाते थे। एक और छात्र ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, एक दिन मैंने देखा कि आरव को पीटी क्लास के बाद छत पर बुलाया गया था। जब वो वापस आया तो उसका चेहरा सूजा हुआ था और शर्ट पर मिट्टी लगी थी। मैंने पूछा तो उसने बस मुस्कुराकर कहा कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम जानते थे कि राहुल भैया और अमित भैया ने ही उसे पीटा था। इन बयानों ने कमरे के माहौल को गंभीर बना दिया। पहेली के टुकड़े जुड़ने लगे। एक स्याह सच्चाई का खुलासा हुआ जो 1 साल से अधिक समय से मौजूद थी। आरव लंबे समय से स्कूल में बदमाशी का शिकार था। दोस्तों के अनुसार 10वीं कक्षा में प्रवेश करने के बाद से ही आरव राहुल के समूह की नजर में आ गया था। शांत, कम बोलने वाला और पढ़ाई में अच्छा होने के कारण आरव चिढ़ाने का निशाना बन गया। शुरुआत में ये मजाक था, फिर ये व्यवस्थित बदमाशी में बदल गया। नाश्ते के पैसे छीनना, छोटे मोटे काम करने के लिए मजबूर करना और बात न मानने पर पीटना भी। एक बार एक छात्र ने देखा कि राहुल ने आरव का फोन ये कहकर ले लिया कि मुझे उधार दे, और फिर उसे वापस नहीं किया। जब आरव ने वापस मांगा तो उसे पेट में घूंसा मारा गया। हम बहुत डरते थे। किसी ने हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। जो भी कुछ कहता उसे अगले दिन छत पर सबक सिखाया जाता। न केवल छात्र बल्कि स्कूल के एक सुरक्षा गार्ड को भी एक महत्वपूर्ण विवरण याद आया। मैंने राहुल और अमित को एक छोटे कद के लड़के को पार्किंग के पीछे के कोने में खींचते हुए देखा था। मुझे लगा कि वे मजाक कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि वे सच में उसे पीट रहे थे। वो लड़का कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, बस खड़ा होकर मार खा रहा था। जब पुलिस ने उसे तस्वीर दिखाई तो सुरक्षा गार्ड ने पुष्टि की, हाँ यही है, ये आरव ही था। ये जानकारी तुरंत एसआईटी को एक रिपोर्ट में भेजी गई। पात्रों के बीच संबंधों की तस्वीर धीरे धीरे स्पष्ट हो गई। आरव गुप्ता लंबे समय से बदमाशी का शिकार था और राहुल सिंह उस समूह का सरगना था जो नियमित रूप से उस पर दबाव डालता था। इस सच्चाई ने स्कूल में कई लोगों को स्तब्ध कर दिया। कुछ छात्रों ने स्वीकार किया कि वे जानते थे, उन्होंने देखा था, लेकिन बदला लेने के डर से चुप रहे। किसी ने कहा स्कूल में राहुल भैया का दबदबा था। जो भी उनके खिलाफ जाता उससे नफरत की जाती, उसका रास्ता रोका जाता। शिक्षकों को पता था, लेकिन किसी ने भी सख्ती से कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। जब आंतरिक जांच रिपोर्ट पूरी हुई तो कर्नल विक्रम राठौर ने एक एक पंक्ति पढ़ी। वो बहुत देर तक सोचते रहे, फिर कागज नीचे रख दिया। उन्होंने जो भी सवाल उठाए थे, आरव चाकू क्यों लाया, वो इतना डरा हुआ क्यों था, अब उनके जवाब मिल गए थे। 16 साल के उस छात्र की अचानक की गई कार्रवाई के पीछे सिर्फ एक पल का गुस्सा नहीं था, बल्कि दमन, चोट, डर और अकेलेपन से भरे दिनों की एक श्रृंखला थी। स्कूल को पता नहीं था, दोस्त बोलने की हिम्मत नहीं करते थे, और परिवार अपनी रोजी रोटी में इतना व्यस्त था कि उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि उनका बेटा चुपचाप एक नरक झेल रहा है।
स्कूल में वापस की गई जांच, जो सिर्फ फाइल को पूरा करने के लिए थी, ने अनजाने में स्कूल में बदमाशी के एक छिपे हुए हिमशैल को उजागर कर दिया था। समूह की चुप्पी, बड़ों की उदासीनता और अंदर ही अंदर निगले गए आंसू। कर्नल राठौर ने धीरे से अपने सहयोगियों से कहा, ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है, ये एक चेतावनी की घंटी है। एक बच्चा स्वाभाविक रूप से स्कूल में चाकू नहीं लाता जब तक कि वो पूरी तरह से डर न गया हो। इस कथन ने सभी को चुप करा दिया। बाहर स्कूल की घंटी फिर से बजी। छात्र मैदान में दौड़ पड़े। सफेद शर्ट से रास्ता भर गया। वो दृश्य अभी भी मासूम, अभी भी साफ था, लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी बयान सुने थे, हर छुट्टी की घंटी अब पहले से कहीं ज्यादा भारी लग रही थी। 21 अक्टूबर 2025 की दोपहर, जब सोनीपत के बाहरी इलाकों के खेत फसल कटाई के बाद सुनहरे हो चुके थे, एसआईटी की एक टीम उस छोटे से घर पहुंची जो एक कच्ची गली में छिपा हुआ था, जहां आरव गुप्ता का परिवार रहता था। टिन की छत वाला एक मंजिला घर, पुरानी उखड़ी हुई दीवारें, बरामदे में एक पुरानी साइकिल झुकी हुई खड़ी थी। मां श्रीमती सुनीता गुप्ता ने सूजी हुई आंखों और भावहीन चेहरे के साथ दरवाजा खोला। जब जांच अधिकारियों ने आने का कारण बताया तो वो रो पड़ी। आपको जो पूछना है पूछिए। जिस दिन से उसे ले गए हैं, मैं एक रात भी सो नहीं पाई हूं। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। घर में केवल 3 लोग थे, पति पत्नी और उनका इकलौता बेटा आरव गुप्ता। पिता श्री रमेश गुप्ता एक किसान थे जो साल भर खेतों में काम करते थे, और मां एक कपड़ा फैक्ट्री में मजदूर थीं, जो सुबह जल्दी जाती और देर रात लौटती थीं। वे शांत, कम बोलने वाले लोग थे। उनका जीवन गरीब लेकिन शांतिपूर्ण था। एक पुरानी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठकर पिता ने धीरे धीरे बताना शुरू किया। आरव बहुत अच्छा लड़का है। बचपन से ही अपने माता पिता के कद्र करना जानता था। पढ़ाई में होशियार, कभी किसी से एक शब्द भी बहस नहीं की। पूरे मोहल्ले में सब उसे पसंद करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। जिस दिन पुलिस खबर लेकर आई, मुझे लगा कि वे किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। श्री गुप्ता ने जल्दी से आंसू पूछे, उनकी आवाज भर्रा गई। वो हाल ही में बहुत बदल गया था। स्कूल से आते ही अपने कमरे में दरवाजा बंद कर लेता, कम बोलता, कम खाता था। एक दिन मैंने पूछा कि बेटा, इतनी पढ़ाई क्यों कर रहे हो? तो उसने बस कहा कि मैं ठीक हूं। आप लोग चिंता मत करो। मुझे लगा कि यह परीक्षा का दबाव है। मुझे क्या पता था। पास में बैठी मां ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और सिसकने लगी। उसने कभी लड़ाई नहीं की। बचपन में जब कोई दोस्त उसका खिलौना छीन लेता था तो वो रोते हुए मेरे पास आता था। इस साल की शुरुआत से वो बहुत दुबला हो गया है। एक दिन उसकी शर्ट फटी हुई थी। मैंने पूछा तो उसने कहा कि वो साइकिल से गिर गया। एक बार मैंने उसकी पीठ पर चोट का निशान देखा तो उसने मुस्कुराकर कहा कि वो दरवाजे से टकरा गया। मुझे क्या पता था कि उसे उसके दोस्त पीट रहे हैं। ये टूटे फूटे बयान छोटे से घल को और भी भारी बना रहे थे। जांच अधिकारी चुपचाप नोट करते रहे। किसी ने भी उन्हें टोकने की हिम्मत नहीं की। कुछ देर की चुप्पी के बाद एक अधिकारी ने आरव का निजी सामान देखने की अनुमति मांगी। मां उन्हें उस छोटे से कमरे में ले गई जहां 16 साल का वो छात्र हर रात पढ़ता था। कमरा साधारण था। एक पुरानी लकड़ी की मेज, करीने से रखी पाठ्य पुस्तकों का ढेर, दीवार पर कुछ प्रशंसा पत्र चिपके हुए थे। मेज पर अभी भी एक स्टडी लैंप था जिसकी पीली मंद रोशनी एक खुली कॉपी पर पड़ रही थी। जब जांच अधिकारी ने दराज खोली तो एक छोटी सी नोटबुक नीचे गिर गई। नोटबुक का कवर घिस चुका था। कोने पर टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में लिखा था, मेरी डायरी। मां ने उसे देखकर कांपते हाथों से उठाया। उन्होंने उसे खोला, कुछ पंक्तियां पढ़ीं और फिर फूट फूट कर रोने लगीं। डायरी के पन्ने साफ सुथरी लिखावट में लिखे गए थे। शुरुआत में सामान्य बातें थीं, परीक्षा, विश्वविद्यालय में जाने के सपने, खुद को प्रेरित करने वाली पंक्तियां। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े, लिखावट टेढ़ी मेढ़ी होती गई, कलम का दबाव गहरा होता गया और शब्द जल्दबाजी में लिखे गए थे।
ये पंक्तियां दिल दहला देने वाली थीं। आज फिर मार पड़ी। राहुल भैया ने मुझसे 100 रुपए देने के लिए कहा। बोले ये आने जाने का खर्चा है, नहीं दिया तो पेट में लात मारी। मुझे बहुत दर्द हुआ, लेकिन मैंने किसी को बताने की हिम्मत नहीं की। टीचर ने पूछा कि मेरा हाथ क्यों सूजा है। मैंने कहा कि मैं गिर गया था। मुझे डर है कि अगर मैंने सच बताया तो कल मुझे और बुरी तरह पीटा जाएगा। काश मैं कुछ दिन स्कूल ना जाऊं, बस घर पर रहना चाहता हूं। लेकिन माँ पापा बहुत मेहनत करते हैं, मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। सब लोग चुप क्यों रहते हैं? मैंने क्या गलत किया है? और आखिरी पन्ने पर जो घटना से केवल 3 दिन पहले लिखा गया था, एक टेढ़ी मेढ़ी पंक्ति थी जो आंसुओं से धुंधली हो गई थी। अब और बर्दाश्त नहीं होता, मैं बस शांति चाहता हूं, बस चाहता हूं कि कोई मुझे ना मारे। मां ने डायरी को सीने से लगाकर सिसकते हुए कहा, अगर मुझे पहले पता होता, अगर मैंने थोड़ा और ध्यान दिया होता, तो शायद मेरा बेटा इस हाल में न होता। पूरे कमरे में केवल मां के रोने की और कलम की हल्की खड़खड़ाहट की आवाज थी। एक युवा जांच अधिकारी ने मुंह फेर लिया, उसकी आंखें लाल हो गई थीं। वे डायरी के पन्ने केवल एक ऐसे लड़के की कहानी नहीं थे जो अंत तक धकेल दिया गया था, बल्कि वे एक व्यस्त वयस्क दुनिया और एक उदासीन समूह के बीच एक बच्चे के अकेलेपन का सबूत भी थे। उस लड़के को कोई सहारा नहीं मिला। किसी ने उससे इतनी देर तक नहीं पूछा कि मैं ठीक हूं, कि पीछे निराशा का एक पूरा आकाश छिपा है। घर से निकलते समय कर्नल विक्रम राठौर कुछ देर बरामदे में चुपचाप खड़े रहे। दीवार पर 2024-2025 के शैक्षणिक वर्ष के लिए उत्कृष्ट छात्र का प्रशंसा पत्र अभी भी करीने से चिपका हुआ था। हवा से उसका कोना थोड़ा मुड़ गया था। उन्होंने धीरे से अपने सहयोगी से कहा, कभी कभी एक मामला अपराध की कार्रवाई से शुरू नहीं होता, बल्कि उस दर्द से शुरू होता है जिसे कोई नहीं देखता, और सबसे डरावनी चीज चुप्पी है। वापस लौटते समय पुलिस की गाड़ी शाम के खेतों से गुजरी। हल्की धूप ढल रही थी, जो अभी तक न सूखे आंसुओं पर पड़ रही थी। एक बच्चा महीनों तक चुपचाप सहता रहा। एक भला परिवार त्रासदी में धकेल दिया गया। उस छोटी सी डायरी में लिखे सरल अनाड़ी शब्द अब सब कुछ कह रहे थे। आरव गुप्ता को उस घातक घबराहट के क्षण में चाकू क्यों निकालना पड़ा था? 22 अक्टूबर 2025 की सुबह अपराध जांच एजेंसी के छोटे से पूछताछ कक्ष में माहौल बिल्कुल शांत था। खिड़की से आती पीली मंद रोशनी कमरे के बीच में रखी पुरानी लकड़ी की मेज पर एक परछाई बना रही थी। वहां आरव गुप्ता सिकुड़ा हुआ बैठा था। उसके दोनों हाथ आपस में गुंथे हुए थे और कई रातों की नींद की कमी से उसकी आंखें गहरी धंस गई थीं। वह अब शुरुआती दिनों की तरह डरा हुआ या घबराया हुआ नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक बच्चे की थकान और समृद्धि झलक रही थी, जो अपनी सहन शक्ति से परे दर्द से गुजरा था। आरव के सामने कर्नल विक्रम राठौर थे, वो कमांडर जो शुरू से ही इस मामले पर नजर रखे हुए थे। आज वो अपने साथ फाइलों का मोटा ढेर नहीं लाए थे, न ही कोई और जांच अधिकारी उनके साथ था। ये सिर्फ एक वयस्क और एक बच्चे के बीच अंतिम सच्चाई का पता लगाने के लिए एक निजी मुलाकात थी। उन्होंने धीरे से पुरानी नोटबुक को मेज पर रखा। वही डायरी जो आरव के घर के छोटे से कमरे में मिली थी। उनकी आवाज गहरी लेकिन दृढ़ थी। आरव, ये तुम्हारे शब्द हैं, है ना? आरव ने नोटबुक को देखा। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। फिर उसने सिर झुका लिया। आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। उसने सिर हिलाया। उसकी आवाज टूट गई। जी, मेरी है। लेकिन क्या आप लोगों ने इसे पढ़ लिया है? कर्नल राठौर ने धीरे से सिर हिलाया और धीरे धीरे कहा, हमने इसे पढ़ लिया है। हर पंक्ति तुम्हारी मदद की पुकार है। तुमने कई बार लिखा कि तुम अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुमने अपने माता पिता, शिक्षकों या किसी और से क्यों नहीं कहा? तुमने चुप रहना क्यों चुना? आरव ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज कांप रही थी। मैं डरता था। मैंने सोचा था कि अगर मैं बता दूंगा और राहुल भैया को पता चल गया तो वे मुझे और बुरी तरह पीटेंगे। स्कूल में उनका एक ग्रुप था। सब उनसे डरते थे। जब भी वे मुझे देखते, वे मुझे चिढ़ाते, कभी कभी मेरा सामान फेंक देते।
शुरू में मैंने विरोध किया, लेकिन कुछ बार पीटे जाने के बाद मैंने छोड़ दिया। मैं बस शांति चाहता था। किससे कहता? आजकल शिक्षक व्यस्त रहते हैं और दोस्त मुसीबत में पड़ने से डरते हैं। वो रुका और सिसकने लगा। मेरे माता पिता दिन भर काम करते हैं। जब वे घर आते हैं तो थक जाते हैं। मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था। मुझे डर था कि वे सोचेंगे कि उनका बेटा कमजोर है, अपनी रक्षा नहीं कर सकता। कई दिन मैं बस डायरी में लिखता था। लिखने के बाद थोड़ा बेहतर महसूस होता था। कर्नल राठौर चुप रहे। उन्होंने उसे नहीं टोटा। उनकी आंखें, जिन्होंने सैकड़ों मामले देखे थे, एक बच्चे की इस सच्ची कहानी के सामने झुक गईं। उन्होंने धीरे से नोटबुक को आरव के करीब खिसकाया। क्या तुम जानते हो, इन पंक्तियों को पढ़ते समय तुम्हारी मां बहुत रोईं। उन्होंने कहा, काश मैंने इसे पहले पढ़ लिया होता। क्या तुम किसी से नफरत करते हो? आरव ने सिर हिलाया। आंसू लगातार गिर रहे थे। नहीं, मैं नफरत नहीं करता, मैं बस डरता था। हर दिन स्कूल जाते समय मैं प्रार्थना करता था कि मैं उनसे न मिलूं। कभी कभी मैं बीमार होने का नाटक करके छुट्टी ले लेता था। मैं बस शांति से पढ़ना चाहता था। कोई मुझे न मारे, लेकिन राहुल भैया ने मुझे नहीं छोड़ा। उस दिन उन्होंने फिर से मेरा रास्ता रोक लिया। उन्होंने कहा कि आज तेरी माफी काफी नहीं है। अमित भैया ने मेरे हाथ पकड़ लिए। मुझे पीटा गया, पेट में लात मारी गई। मैं घबरा गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरे सिर में तेज दर्द हुआ। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं बस भागना चाहता था। आरव की आवाज भर्रा गई। उसके कंधे कांपने लगे। उसने अपने आंसू पोंछे। उसकी आवाज टूट रही थी। चाकू। वो चाकू मैं फल काटने के लिए लाया था। मैं उसे हर दिन लाता था। मुझे डर था कि वे मेरा खाना छीन लेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसका इस्तेमाल किसी को मारने के लिए करूंगा। उस समय मुझे दीवार से सटा दिया गया था। राहुल भैया मेरी तरफ दौड़े। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और सहज रूप से हाथ घुमा दिया। जब मैंने आंखें खोली तो खून बह रहा था। मैं बहुत डर गया, इतना कि मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मैंने चाकू नीचे फेंक दिया। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। उसने अपना चेहरा मेज पर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी सिसकियां खाली कमरे में गूंजती रहीं। कर्नल राठौर चुपचाप बैठे रहे। उसके शांत होने का इंतजार करते रहे। फिर उन्होंने कहा, उनकी आवाज नरम थी लेकिन भारीपन से भरी हुई थी। क्या तुम जानते हो, हम तुम्हें एक क्रूर अपराधी के रूप में नहीं देखते। तुम चुप्पी के, स्कूल में बदमाशी के और उदासीनता के शिकार हो। लेकिन चाहे जो भी हो, एक जान चली गई है और कानून को अपना काम करना होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि हम यहां तुम्हें दोषी ठहराने के लिए नहीं हैं, बल्कि तुम्हें सच बोलने में मदद करने के लिए हैं। तुमने बहुत लंबे समय तक सहा है। ये सुनकर आरव ने सिर झुका लिया और जोर से रोने लगा। उसने सिसकते हुए कहा, मैं नहीं चाहता था कि वो मरें। सच में नहीं। भले ही उन्होंने मुझे पीटा, मैंने कभी उन्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। अगर मैं समय में वापस जा सकता तो मैं और मार खा लेता, बस वो जिंदा होते। इस कथन ने कमरे में मौजूद सभी को चुप करा दिया। मेज के पास बैठे एक युवा जांच अधिकारी ने भी सिर झुका लिया। उसका हाथ रुक गया। कर्नल राठौर ने आरव के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आवाज भर आ गई। कोई भी अतीत को नहीं बदल सकता आरव, लेकिन तुमने सब कुछ बता दिया है और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। कभी कभी सच बोलना खुद को सही ठहराने के लिए नहीं, बल्कि खुद को मुक्त करने के लिए होता है। सत्र के बाद अंतिम बयान पूरा हो गया। इसमें आरव गुप्ता ने धमकाए जाने, पीटे जाने और अत्यधिक घबराहट की स्थिति में चाकू मारने की पूरी प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से वर्णन किया। जब उसे बयान के अंत में हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया तो उसने सिर उठाकर धीरे से पूछा, सर, भविष्य में अगर किसी को मेरी तरह पीटा जाए तो क्या कोई उनकी मदद करेगा? कर्नल राठौर ने आरव की आंसुओं से भरी आंखों में सीधे देखा और धीरे से जवाब दिया, हम कोशिश करेंगे कि किसी और को तुम्हारे जैसी स्थिति का सामना न करना पड़े। उन्होंने डायरी को धीरे से बंद कर दिया।
जैसे कहानी के सबसे दुखद हिस्से को बंद कर रहे हों। लेकिन अपने दिल में वो अच्छी तरह से जानते थे कि ये मामला सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए उस उदासीनता के बारे में एक चेतावनी है जो कमजोर बच्चों को मार रही है। उस शाम जब आरव को वापस हिरासत कक्ष में ले जाया जा रहा था, उसने लोहे की सलाखों वाली खिड़की से बाहर देखा। दूर धुंधला नीला आकाश दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, मुझे माफ कर देना राहुल भैया। एक ऐसा कबूलनामा जो न केवल एक कार्रवाई की स्वीकृति थी, बल्कि एक युवा दिल की आवाज थी जो पछतावा कर रहा था और उस चीज के लिए दर्द में था जो वो कभी नहीं चाहता था। 12 दिसंबर 2025 की सुबह सोनीपत जिला न्यायालय में 11वीं के छात्र आरव गुप्ता द्वारा 12वीं के सहपाठी की चाकू मारकर हत्या के मामले की पहली सुनवाई आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। सुबह से ही अदालत का गलियारा लोगों से खचाखच भरा हुआ था। ये जिज्ञासा के कारण नहीं, बल्कि एक विशेष मामले की पीड़ा के कारण था, जहां पीड़ित और अपराधी दोनों ही ऐसे बच्चे थे जो अभी स्कूल के गेट से बाहर भी नहीं निकले थे। अदालत का कमरा बड़ा नहीं था, लेकिन अंदर का माहौल भारी था। पहली पंक्ति में राहुल सिंह के माता पिता चुपचाप बैठे थे। मां दुबली हो गई थीं, उसकी आंखें भावहीन थीं और उसके हाथ एक सफेद रुमाल को कसकर पकड़े हुए थे। कुछ पंक्तियां दूर आरव गुप्ता के माता पिता एक दूसरे से सटकर बैठे थे। उनके चेहरे पर दुख था और आंसू लगातार बह रहे थे। उनके बीच 16 वर्षीय आरोपी आरव गुप्ता को एक साधारण सफेद शर्ट में अदालत कक्ष में लाया गया। वो सिर झुकाए हुए था। उसका दुबला पतला शरीर, मासूम चेहरा किसी भी मामले के अपराधी जैसा नहीं लग रहा था। जब उसकी पहचान पूछी गई तो आरव ने एक धीमी हवा जैसी आवाज में जवाब दिया। हर शब्द कांप रहा था, जैसे हर शब्द उसके दिल में एक चाकू की तरह चुभ रहा हो। न्यायाधीश ने आरोप पत्र पढ़ा। आरव गुप्ता, जन्म 2009, 11वीं कक्षा का छात्र, पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत आत्मरक्षा की सीमा से अधिक जाकर गैर इरादतन हत्या करने का आरोप है। आरोप पत्र में मामले की पूरी घटनाओं को दोहराया गया। पीटी क्लास में छोटा सा विवाद, 12वीं के छात्रों के समूह द्वारा हमला और घबराहट में किया गया चाकू का वार, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। अपने बेटे का नाम सुनकर राहुल की मां रो पड़ी। उसकी सिसकियों ने कमरे में कई लोगों को भी सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया। लोक अभियोजक ने आरोप प्रस्तुत किए, लेकिन उनकी आवाज भी धीमी हो गई जब उन्होंने कहा, आरोपी बहुत छोटा है। उसकी कार्रवाई गंभीर मानसिक उत्तेजना की स्थिति में हुई थी, जो लंबे समय तक पीटे जाने और धमकाए जाने के कारण हुई थी। हालांकि परिणाम गंभीर है, लेकिन मूल रूप से ये मामला स्कूल में बदमाशी और परिवार और स्कूल की ओर से ध्यान की कमी से उत्पन्न हुआ है। जब बचाव पक्ष के वकील की बारी आई तो वो उठे। उनकी आवाज गहरी और भावनाओं से भरी हुई थी। माननीय न्यायाधीश, आरव गुप्ता एक हत्यारा नहीं है। वो डर, चोट और लंबी चुप्पी का शिकार है। अगर कोई अपराध है तो वो उस उदासीनता का अपराध है जब बड़ों ने एक बच्चे की मदद की पुकार नहीं सुनी। पूरा कमरा चुप हो गया। कोई कुछ नहीं बोला। केवल गहरी सांसों और दर्शकों की सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी। जब उसे अंतिम शब्द कहने की अनुमति दी गई तो आरव उठा। उसकी आवाज कांप रही थी। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। मैं राहुल भैया के माता पिता से माफी मांगता हूं। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे पता है कि मैं कुछ भी कहूं वो उन्हें वापस नहीं ला सकता। काश उस दिन मैं भाग गया होता। काश मुझ में पहले ही सब कुछ बताने की हिम्मत होती। मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। राहुल की मां अपने पति के कंधे पर गिरकर रोने लगी। पिता, जिनका चेहरा मुरझाया हुआ था, धीरे से आरव की ओर मुड़े और इतनी धीमी आवाज में कहा कि हर कोई सुन सके, ये लड़का भी तो एक शिकार ही है। उस पल ने पूरे अदालत कक्ष को स्तब्ध कर दिया। किसी ने आंसू पोंछे, किसी ने सिर झुका लिया। देखने की हिम्मत नहीं हुई।
1 घंटे से अधिक के विचार विमर्श के बाद न्यायाधीश वापस लौटे, ये देखते हुए कि आरोपी आरव गुप्ता का कृत्य गंभीर है, जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु हुई। लेकिन ये हमले और गंभीर उत्तेजना की स्थिति में हुआ। साथ ही आरोपी ने ईमानदारी से कबूल किया है, पछतावा व्यक्त किया है, उसका पिछला रिकॉर्ड अच्छा है और परिस्थितियां विशेष हैं। अदालत आरोपी आरव गुप्ता को गैर इरादतन हत्या के अपराध में 10 साल की कैद की सजा सुनाती है। ये सजा बहुत भारी नहीं थी, लेकिन इसे हल्का भी नहीं कहा जा सकता था। ये न्याय और मानवता के बीच एक संतुलन था। नीचे आरव की मां फूट फूट कर रोने लगी, जबकि आरव ने सजा सुनने के बाद बस सिर झुकाकर धीरे से कहा, मुझे माफ कर देना। अमित शर्मा, जिसने राहुल के साथ मिलकर आरव को पीटा था, को जानबूझकर चोट पहुंचाने और सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा डालने के लिए 2 साल की निलंबित सजा सुनाई गई। स्कूल के जिम्मेदार लोगों को अपनी प्रबंधन जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने का आदेश दिया गया। जब सुनवाई समाप्त हुई तो कोई भी तुरंत नहीं गया। हर कोई चुपचाप बैठा रहा, जैसे उस सजा के अर्थ को पूरी तरह से समझना चाहता हो। कर्नल विक्रम राठौर, जो शुरू से ही इस मामले पर नजर रखे हुए थे, गलियारे में खड़े थे। उनकी आंखें दूर देख रही थीं। उन्होंने धीरे से अपने सहयोगी से कहा, न्याय हो गया है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण सहानुभूति है, क्योंकि यहां कोई वास्तविक खलनायक नहीं है, केवल ऐसे लोग हैं जिन्हें उनकी सीमा तक धकेल दिया गया था। बाहर हरियाणा में सर्दियों का आसमान शांत था। बादलों के बीच से सूरज की कमजोर किरणें अदालत के आंगन पर पड़ रही थीं। एक मामला बंद हो गया, लेकिन मानवता, उदासीनता और समझ के मूल्य के बारे में इसकी गूंज हमेशा बनी रहेगी। घंटी के बाद चाकू का मामला बंद हो गया, लेकिन इसकी गूंज लोगों को हमेशा परेशान करती रहेगी। 2 परिवार, 2 भाग्य, एक ने अपना बेटा खोया, दूसरे ने अपना भविष्य। यह सब स्कूल के मैदान में छोटी मोटी लगने वाली हरकतों से शुरू हुआ। राहुल सिंह, 18 साल का एक युवा जो अपनी ताकत मुक्कों से दिखाना चाहता था, और आरव गुप्ता, एक शांत छात्र जो लंबे समय तक चुपचाप सहता रहा और अंत में अपनी रक्षा के लिए चाकू उठाने पर मजबूर हो गया। एक मर गया, एक जेल गया। उनके पीछे टूटे हुए माता पिता, आंसू और एक ऐसा पछतावा है जो कभी नहीं मिटेगा। लेकिन गहराई से देखें तो ये सिर्फ 2 बच्चों की कहानी नहीं है। ये पूरे समाज के लिए स्कूल में बदमाशी की समस्या के बारे में एक चेतावनी की घंटी है। वो अंधेरा जो अभी भी कई स्कूलों में, चाहे शहर हो या गांव, चुपके से फैल रहा है। स्कूल में बदमाशी सिर्फ घूंसे, लातें या दिखाई देने वाले घाव नहीं है। ये अपमानजनक शब्द, चिढ़ाना और वो डर भी है जो चुपचाप एक बच्चे की आत्मा को खा जाता है। आरव जैसे कई छात्र जो आज्ञाकारी, कम बोलने वाले होते हैं और हमेशा सहने की कोशिश करते हैं, वे ही सबसे कमजोर होते हैं। वे बदला लेने के डर से चुप रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वे बोलेंगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा, और ये चुप्पी अगर लंबे समय तक बनी रहे तो निराशा में बदल जाती है। दुख की बात है, कई बार बड़े, जिन्हें सुनना और रक्षा करनी चाहिए, अनजाने में दर्शक बन जाते हैं। स्कूल सोचता है कि ये सिर्फ स्कूली बच्चों का झगड़ा है। परिवार सोचता है कि उनका बच्चा बस पढ़ाई को लेकर थोड़ा दुखी है। यही उदासीनता और हल्के में लेने की प्रवृत्ति ने हिंसा को पनपने, बढ़ने और अंततः त्रासदी में बदलने का मौका दिया। ये मामला हर किसी को सोचने पर मजबूर करता है। कितना समय हो गया है जब हमने अपने बच्चे से नहीं पूछा, आज स्कूल में सब ठीक था? कितना समय हो गया है जब शिक्षकों ने कक्षा के कोने में सिर झुकाए बैठे एक छात्र की खामोश आंखों पर ध्यान नहीं दिया है? और कितनी बार एक समूह ने किसी दोस्त को धमकाते हुए देखकर चुप्पी साध ली, सिर्फ इसलिए कि वे झमेले से या शामिल होने से डरते थे। स्कूल में बदमाशी न केवल एक जीवन को मारती है, बल्कि ये कई बच्चों के विश्वास, मानवता और बचपन को भी धीरे धीरे मार देती है। अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो और भी कई आरव गुप्ता स्कूल में चाकू लेकर आएंगे, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अत्यधिक डर में अपनी रक्षा करने के लिए।
ये चेतावनी की घंटी सिर्फ छात्रों के लिए नहीं, बल्कि माता-पिता, शिक्षकों और पूरे समुदाय के लिए है। हर एक पूछताछ, हर एक देखभाल की कार्रवाई, हर एक समय पर हस्तक्षेप एक जीवन बचा सकता है, क्योंकि कभी-कभी बस एक व्यक्ति की जरूरत होती है जो सुनने को तैयार हो। एक व्यक्ति जो खड़ा होने की हिम्मत करे और त्रासदी शायद न हो, और स्कूल की घंटी जिसे केवल कक्षा शुरू होने या छुट्टी का संकेत देना चाहिए, अब खून और आंसुओं की याद दिलाने वाली ध्वनि नहीं रहेगी। यह अपने मूल अर्थ में वापस आ जाएगी, युवाओं की पुकार, शांति की और उन लापरवाह दिनों की जो बदमाशी नामक डर से मुक्त हों। नमस्ते दोस्तों, आप सब कहां से हैं और आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारी यही कामना है कि आप जहां भी रहें, हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। ईश्वर आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है, तो उसे हम सबके साथ जरूर साझा करें। हमें आपकी कहानी सुनने में बहुत खुशी होगी।